सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, जल्दी से बताओ। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। सर आप तो नहीं करवाने वाले थे, बस तुम लोग रोने लगे थे ना कल, इसलिए थोड़ी दया खा ली तुम लोगों पे। सर आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन है? मेरा फेवरेट स्टूडेंट क्लास के आखिर में बताएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। ओके, लगाओ क्वेश्चन, रेल दिया जाएगा। सर पापड़ ही खा लेते मतलब, समझा नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, वेरी इजी क्वेश्चन, पहले भी हम अभी कर चुके हैं सेशंस में। त्रिपिटका पाली कैनन्स हैं, अभिधम, सूत्र, विनय, कल ही पढ़ा है। अभिधम किसके बारे में बताता है? फिलोसफिकल टीचिंग्स। सूत्र पिताका सरमन्स के बारे में, विनय पिताका जो रूल्स एंड कोड्स होते हैं उनके बारे में बताता है। सिंपल, तो आंसर होगा बुद्धिस्ट, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। पाली लैंग्वेज में लिखे हुए टेक्स्ट हैं ये। डू दिस क्वेश्चन, 4 स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स पढ़िए और बताइए कौन से इसमें सही है। चलो, तो इंडियन मानसून इज डिवाइडेड इनटू द साउथ वेस्ट मानसून एंड द नॉर्थ ईस्ट मानसून, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंडियन मानसून जो है साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून में डिवाइडेड है। कैसे? तो ये हिंदी में रहा आपका क्वेश्चन, पॉज करके पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम समझते हैं कुछ इस तरीके से कि हमें पता है कि यहाँ से विंड्स आती हैं, विंड्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। डायरेक्शन रिवर्स क्यों होता है? उसके भी 2 कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि अब ये सदर्न हेमिस्फीयर से नदर्न हेमिस्फीयर में एंटर कर चुकी है, और नदर्न हेमिस्फीयर में जो कॉरियोलिस फोर्स होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में जो कॉरियोलिस फोर्स होता है वो चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट करता है, वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है। अब विंड्स जो हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर में आ चुकी हैं, अब वो राइट की ओर जाएंगी। साथ ही यहाँ पे जो इंटेंस हीटिंग हुई है इंडियन पेनिनसुला की, उसकी वजह से भी यहाँ पे विंड्स अट्रैक्ट होती हैं। यहाँ पर मेडागास्कर के करके एक आइलैंड है और उसके ईस्ट में हाई प्रेशर बनता है, इंटेंस हाई प्रेशर बनता है। और हमें पता है कि जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर से उच्च दाब से निम्न दाब दैट इज़ लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की ओर क्या है, विंड्स अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा साउथ वेस्ट मानसून, दैट इज़ दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब ये आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं दैट इज़ अरेबियन सी, अरब सागर है, एंड दिस इज़ BOB दैट इज़ बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये साउथ वेस्ट मानसून है, उसकी अरेबियन सी ब्रांच है और ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच, 2 ब्रांच बन जाती हैं। और फिर वो हमें पता है कि दोनों ब्रांचेस जो हैं वो कहीं पे पंजाब प्लेन्स या फिर गंगा जो प्लेन्स हैं उसके ऊपर जाके ये मिलती हैं दोनों ब्रांचेस, सिंपल, ठीक है। अब होता क्या है कि अगस्त, जैसे अभी सितंबर का टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो अब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से क्या होगा, मानसून का रिट्रीवल स्टार्ट हो जाएगा। और आप अपनी नोटिस करेंगे कि बहुत गर्मी सी पड़ने लगेगी और उमस भरी गर्मी पड़ेगी, चिपचिपी टाइप गर्मी पड़ेगी, बहुत ही ऑप्रेसिव हीट पड़ेगी। उसको हम बोलते हैं अक्टूबर हीट। जब मानसून का रिट्रीवल होता है फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, तो जो गर्मी पड़ती है उसको अक्टूबर हीट बोलते हैं, ठीक। अब ये होगा क्या कि ये कुछ विंड्स इसको इस तरह इस ओर डिफ्लेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से इसको हम रिट्रीटिंग मानसून या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज
नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जानते हैं। द इंडियन मानसून इज डिवाइडेड इनटू साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल सही हो गया। रिट्रीटिंग मानसून इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशंस इन द बे ऑफ बंगाल। तो जब ये रिट्रीट हो रहा होगा, जब ये लौट रहा होगा, तो यहाँ पर साइक्लोनिक डिप्रेशंस बनेंगे, ऐसी फेवरेबल कंडीशंस बनेंगी जिसकी वजह से साइक्लोन बनेगा। अब साइक्लोन जो होता है यहाँ पे कौन सा होगा? ट्रॉपिकल टेम्परेट, दो तरह के होते हैं। अब ये कौन सा रीजन की हम बात कर रहे हैं? ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन ही आएगा। ठीक है, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं? तो हाई सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, कॉरियोलिस फोर्स चाहिए यानी टेम्परेचर अधिक चाहिए, कॉरियोलिस फोर्स चाहिए यानी हाई टेम्परेचर, कॉरियोलिस फोर्स प्लस अपर एयर डाइवर्जेंस चाहिए, जिसकी वजह से वो जो क्लाउड का फॉर्मेशन है वो हो सके। तो ये कुछ फेवरेबल कंडीशन है जो कि यहाँ पर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब रिट्रीट होता है मानसून तो यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन बनती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आर द प्राइमरी कॉज ऑफ स्नोफॉल इन द हिमालयन रीजन्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं? तो जो मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस होते हैं। क्या डिस्टर्बेंसेस होते हैं? तो वही एक तरह से आप बोल सकते हो कि साइक्लोनिक फॉर्मेशंस होते हैं, बट वो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं। अब यहाँ पर अपर ट्रोपोस्फियर में एक तरह की जियोस्ट्रॉफिक विंड्स चल रही होती हैं, भूगर्भी पवनें जिनको बोलते हैं, और उनको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम, जेट धाराएं। उन जियोस्ट्रॉफिक विंड्स को वो क्या करती हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को यहाँ पे लेके आती हैं, और यहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट में अगर हम बात करें यूपी और राजस्थान जैसे इलाकों में, यहाँ पर बारिश करते हैं। और जो ऊपर वाले जो पार्ट हो जाते हैं वहाँ पर ये बारिश या फिर ये फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल के फॉर्म में होता है। चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे स्नोफॉल हो, चाहे हेल हो, चाहे स्लीट हो, सब फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन होते हैं। चाहे बर्फ़ गिर रही हो, चाहे पानी गिर रहा हो, हैं तो दोनों फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन ही ना। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की जब हम बात करते हैं, पश्चिमी विक्षोभ की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो मेडिटेरेनियन सी के जो आसपास, भूमध्य सागर के जो आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, और इनको कौन लेके आता है? जेट स्ट्रीम। जो विंटर की रेनफॉल होती है वो यही करवाते हैं, एंड दे आर मार्क्ड बाई दी इंक्रीज इन दी प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर्स। क्यों? क्योंकि नाइट में क्या होता है, रात में क्या होता है, जो हीट होती है वो सरफेस ऑफ अर्थ से डिसिपेट होती है, वो जाती है, वो निकलती है, जो हीट है। ओके, और वो जब हीट निकलती है रात में, क्योंकि बादल आ चुके हैं ऊपर, तो वो बादल उस हीट को निकलने नहीं देते हैं, और वो हीट वापस अर्थ के यहाँ पर एटमॉस्फेयर में आ जाती है, जिसकी वजह से जो गर्मी है वो और बढ़ जाती है। तो जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है, ठीक है, जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अल नीनो इज़ नोन टू हैव एन एनहेंसिंग इफेक्ट ऑन द मानसून रेन्स इन इंडिया। अल नीनो से मानसून इंडिया में एनहेंस होता है, अच्छा होता है। स्टेटमेंट गलत है। अल नीनो एक स्पेनिश टर्म है जिसका मतलब होता है लिटिल बॉय। ठीक है, फैटमैन नहीं होता है इसका मतलब होता है लिटिल बॉय, स्पेनिश टर्म है ये। एंड इसी का मतलब होता है चाइल्ड क्राइस्ट। ठीक है, अल नीनो। अब अल नीनो होता क्या है और इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझो। नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि यहाँ पे जो हॉट वाटर होता है, जो गर्म पानी होता है, वो स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स, स्ट्रॉन्ग नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड स्ट्रॉन्ग साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स की ये ट्रेड विंड्स हैं। ठीक है, ईस्टर्लीज हैं, ट्रेड विंड्स हैं। हमें पता है कि ये जो दोनों ट्रेड विंड्स जहाँ पे मिलती हैं उसको हम बोलते हैं क्या? जल्दी बताओ, उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा जोन होता है वो? बताओ जल्दी से। तो ये ट्रेड विंड्स बहुत स्ट्रांग होती हैं और इस गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में डिपॉजिट कर देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश होती है। इंडिया में भी बारिश होती है। अब सर इंडिया का क्या लेने देना, तो उस पर उतनी डेप्थ में उतर नहीं पाऊंगा, बैच की क्लास नहीं चल रही है। ठीक है, तो आता है तो ठीक है, नहीं तो रट्टा मारो जिंदाबाद कि यहाँ पर अगर अच्छी बारिश हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में भी अच्छी बारिश होगी। अल नीनो वाले साल में क्या होता है, जो कोई फिक्स नहीं होता है, 3 से 7 साल में आता है अल नीनो। ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं। अब इन ट्रेड विंड्स वीक होने की वजह से क्या होता है, ये जो गर्म पानी है बैक मार जाता है। ठीक है, अब बैक मार गया है तो यहाँ पर हो गया और यहाँ पर बारिश नहीं होगी, इंडिया में भी बारिश नहीं होती है। प्लस एक चीज़ और होती है, जब ये गर्म पानी इधर चला गया तो जो नीचे से ठंडा पानी इसकी स्पेस को फिल करने के लिए ऊपर आता है, जिसके साथ साथ ऊपर ही फाइटोप्लैंक्टन जमा हो जाता है। उस फाइटोप्लैंक्टन के पीछे पीछे स्मॉल फिशेस और उसके पीछे पीछे बिग फिशेस आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो साउथ अमेरिका के जो वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो बहुत डेवलप होती है यहाँ पे। लेकिन अल नीनो वाले साल में क्या होता है, फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, और ये जो जोन जहाँ पे दोनों मिलती हैं उसको हम ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर होगा 1, 2, 3। ला नीना क्या होता है? ला नीना में होता है एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ अल नीनो। जो भी अल नीनो में हमने देखा इंडिया में मानसून डीले होके आएगा और बहुत ही कम बारिश होगी, वो सबका ऑपोजिट, मानसून जल्दी आएगा, भयंकर बारिश होगी ला नीना वाले साल में। ठीक है, व्हाट इज़ एनसो? एनसो स्टैंड्स फॉर अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन।
तो जो इंडियन ओशन में इधर उधर जो होता रहता है दैट इज़ हाई प्रेशर लो प्रेशर, उसको एमएनसो दैट इज़ उसको ही हम सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं। यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसको हम बोलते हैं डार्विन, और यहाँ पे जो जगह पड़ती है उसको हम बोलते हैं तहीती। ठीक है, डार्विन एंड तहीती, इनके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है उसको मापा जाता है और उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि भाई अल नीनो वाला साल होगा या नॉर्मल साल होगा। ठीक, अब तहीती और डार्विन के बीच में अगर हम यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस मापेंगे तो नेगेटिव निकल के आता है अल नीनो वाले साल में, क्योंकि यहाँ पर गर्म पानी है, तो जहाँ गर्म चीज़ कंडीशन होती है वहाँ पे लो प्रेशर होता है, जहाँ ठंडी कंडीशन होती है रिलेटिवली वहाँ पर हाई प्रेशर होता है। अब जब हम तहीती का प्रेशर जो कि लो है को हाई से माइनस करेंगे तो नेगेटिव में मिलेगा हमें, तो नेगेटिव अगर है तहीती और डार्विन के बीच का प्रेशर डिफरेंस तो दैट इज़ एन अल नीनो वाला ईयर। Dash is the maximum income available that can be saved and spent by a nation on the consumption of goods and services. यह अधिकतम उपलब्ध आय है जो जिसे किसी राष्ट्र द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर बचाया और खर्च किया जाता है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रॉस डिस्पोजेबल, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल इनकम या फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल, ओके, ए दीपशिखा, नेहा, ए अनुराग, अनुज, सेंटी भी नहीं चल रही क्या? ओके, ए आ रहा लोगों को। चलो, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम हिंदी में प्रयोज्य आय कहलाती है। प्रयोज्य आय डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये होता है कि जितना भी हमारा इनकम है उसको स्पेंड करने के बाद, खर्चने के बाद जो हमारे पास इनकम बचती है दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्पोजेबल इनकम। ओके, जैसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की अगर बात करेंगे तो पर्सनल इनकम में अगर हम टैक्सेस को हटा दें तो वो बन जाएगा पीडीआई, दैट इज़ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। अगला है अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, अभी हमने कुछ ही दिन पहले किया था। आपका पहले क्वेश्चन पूछा गया है एक शिफ्ट में, दैट वाज कि अर्थशास्त्र को कितने खंड में डिवाइड किया गया है, या ठीक है कितने खंड में डिवाइडेड है अर्थशास्त्र। आंसर क्या होगा? आंसर होगा कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त। बाण भट्ट ने क्या लिखा है? बाण भट्ट ने एक तो हर्षचरित्र लिखा है, साथ ही साथ कादम्बरी लिखी है। ठीक है, हर्षचरित्र आपको पता है हर्षा की बायोग्राफी है, हर्षवर्धन, जिन्होंने 3 बुक्स लिखी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। मेगस्थनीज ने हमें पता है इंडिका लिखा है, और इंडिका में उसने बताया कि इंडियन सोसाइटी जो है 7 वर्णों में डिवाइडेड थी, कोई भी यहाँ पर स्लेवरी सिस्टम था ही नहीं, जो कि गलत था। विशाख दत्त ने कौन सी किताब लिखी जरा बताइए तो? खंड जो है 15 खंड में डिवाइडेड है, और विशाख दत्त ने जो किताब लिखी दैट इज़ मुद्र राक्षस, मुद्र राक्षस। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि मृच्छकटिका किसने लिखी है? हु रोट द बुक मृच्छकटिका? तो मृच्छकटिका किसने लिखी है? ये सुद्रक ने लिखी है। 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इज यूज्ड एज लिविंग क्वार्टर्स फॉर द मंक्स? ये भी हम कर चुके हैं। चैत्य आर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड विहार आर द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पर ये लोग रहते हैं। स्तूपा की अगर बात करें तो बुद्ध जी की डेथ से एसोसिएटेड है ये पर्टिकुलर आर्किटेक्चर, जहाँ पर इसको हम अंड बोलते हैं, जो हेमिस्फेरिकल डोम होता है। यहाँ पर छत्र होती है। देन इसको हम हर्मिका बोलते हैं, जहाँ पर ये 3 जो आपको छत्र दिख रहे हैं, ठीक है, हर्मिका दिख रहे हैं, ये आपको बुद्धिज़्म के जो त्रिरत्न होते हैं उनको सिग्निफाई करते हैं। बुद्धिज़्म के त्रिरत्न क्या होते हैं जरा कॉमेंट में बताइए, और जैनिज़्म के भी क्या होते हैं वो बताइए। ठीक है, तो हर्मिका और छत्र हो गए ये। देन यहाँ पर तोराना होता है, जो कि गेटवे टाइप होते हैं, मतलब इस तरह से खंबे टाइप खड़े होते हैं, उनको तोराना बोलते हैं। यहाँ पर आपका प्रदक्षिणा पथ होता है, मेधी कहलाता है, और जो रेलिंग होती है उसको वेदिका बोलते हैं। ये वेदिका हो जाता है, जो प्रदक्षिणा पथ यहाँ पर होता है उस मेधी बोलते हैं। ये अंड हो गया, हर्मिका और छत्र। ठीक है, हर्मिका और छत्र हो गई है। और त्रिरत्न क्या होते हैं? बुद्धा, धम्मा और संघा, BDS। ठीक है, और KFC होता है जैनिज्म में, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। बुद्धिज़्म पे फिर से क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर IB एग्जाम। ओके, ओके, बुद्ध धम्म संघ। चलो, तो अगर हम बात करेंगे द 4 नोबल ट्रुथ्स फ्रॉम द सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म। 4 नोबल ट्रुथ्स, बिल्कुल 4 नोबल ट्रुथ्स क्या हैं? ठीक है, यहाँ पर हिंदी में आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के केंद्रीय सिद्धांत हैं। एंड ये क्या है? ये है, पहला है द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, दैट इज लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, यानी कि ये जीवन दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, एंड
डिज़ायर्स आर द रूट कॉज ऑफ सॉरो, यानी कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमारे दुखों का कारण बनती हैं, ठीक है, कि हमें एक चीज़ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है. दिस इज़ दी कॉज ऑफ आर सफरिंग एंड देर इज़ एन एंड टू द सफरिंग, ठीक है. देर इज़ द ट्रूथ ऑफ सफरिंग दैट इज़ लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो. डिज़ायर्स आर द रूट कॉज ऑफ सॉरो. इन सॉरो जो मतलब ये जो दुख है उनको ख़त्म किया जा सकता है. एंड कैसे ख़त्म किया जा सकता है? 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, जिसको अष्टांगिका मार्ग बोलते हैं, उसको फॉलो करके इनसे पार पाया जा सकता है. तो 4 नोबल ट्रुथ्स फॉर्म सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म. ट्रू. द कॉन्सेप्ट ऑफ अनत्ता इन बुद्धिज्म डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ परमानेंट सोल. ट्रू, ठीक है. अनत्ता का मतलब ये होता है कि देर इज़ नो परमानेंट सोल. महायान बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व. वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर. बोधिसत्व, ठीक है. बोधिसत्व जैसे पद्मपानी, अमिताभ पद्मपानी, बोधिसत्व ऑफ कंपैशन. अमिताभ लाइट को सिग्निफाई करते हैं, वो हमने देखा है. बोधिसत्व कौन होता है? जो एनलाइटनमेंट के पाथ में तो है बट उसको फिनिश नहीं कर रहा है, बिकॉज सो दैट कि वो बाकी लोगों को उस एनलाइटनमेंट दैट इज़ निर्वाण के पाथ पे चला सके, ठीक है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके, जिसको जैनिज्म में क्या बोलते हैं? कैवल्य, ठीक है. तो मिलिंद पन्हो इज़ अ पाली टेक्स्ट दैट रिकॉर्ड्स अ डायलॉग बिटवीन द इंडो ग्रीक किंग मियांडर एंड द मंक नागसेन. तो ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है. फोर्थ भी सही है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1 2 3 4. तो मिलिंद पन्हो किसके बीच में डायलॉग है? मियांडर या फिर मिलिंद जिनको बोलते हैं, और नागसेन के बीच में, जहाँ पर मिलिंद नागसेन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म, और नागसेन उसका बहुत ब्यूटीफुली आंसर दे रहे हैं, जिसकी वजह से मियांडर या फिर मिलिंद बुद्धिज्म में खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स दी 7th नंबर क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Bengali is the second most spoken language in India after Hindi. Urdu is often associated with the Deccan region and its literature includes the famous Deccan poetry. Punjabi is unique among Indian languages for its use of the Gurumukhi script developed by the second Sikh Guru, Guru Angad. बताइए 1 2 3 1 2 1 3 या फिर 2 and 3 कौन सा सही आंसर होगा? आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सिंपल एलिमिनेशन खेलना है, ठीक है. कर लिया सभी ने. पहले स्टेटमेंट पे आते हैं. पहला स्टेटमेंट सही है. अगर आप इसको देखेंगे, ये देखो आप, ठीक है, चलो. तो यहाँ पर ये हिंदी में आपका ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, ये पूरा आपका परसेंटेज है सेंसस 2011 के हिसाब से. हिंदी फर्स्ट नंबर पे आती है, बंगाली सेकंड नंबर पे, मराठी थर्ड नंबर पे, तेलुगु फोर्थ, तमिल फिफ्थ, एंड इस तरह से संस्कृत सबसे लास्ट में आती है, ठीक है, जिस लैंग्वेज में प्रेमानंद जी नहीं बोल पाते है ना, अकॉर्डिंग टू कौन कौन बोल रहा था. तो बंगाली इज़ दी सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया आफ्टर हिंदी. तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट तो सही है. गॉन. उर्दू इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द डेक्कन रीजन एंड इट्स लिटरेचर इंक्लूड द फेमस डेक्कन पोइट्री. आई होप आप में से काफ़ी लोग, जो हम सुबह सीरीज़ कर रहे हैं एसएससी का, जो नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हैं उसको अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि कोई डेटा कोई फैक्ट नहीं, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं है, जर्नलिस्टिक टाइप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है एंड इट इज़ ट्रू. सही है ये. Punjabi is unique among Indian languages for its use of the Gurumukhi script developed by the second Sikh Guru, Guru Angad Dev Ji. ये भी बिल्कुल सही है. गुरुमुखी स्क्रिप्ट इन्होंने ही डेवलप करी थी. पहले कौन थे? गुरु नानक देव जी थे, ठीक है, जिनका बर्थ कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब, पाकिस्तान में. एंड डेथ कहाँ पे हुई थी? करतारपुर में हुई थी. और उन्होंने लंगर की जो सिस्टम है उसको, लंगर प्रथा को शुरू किया था, ठीक है. ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. अच्छा, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर? अमृतसर सिटी किसने फाउंड करी थी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा. अमृतसर की अगर मैं जब बात करता हूँ तो इसको जो गुरु रामदास थे, फोर्थ सिख गुरु, उन्होंने फाउंड किया था. फिफ्थ सिख गुरु कौन थे? अर्जन देव, जिनको किसने मारा था? किसने मारा था बताओ? जहांगीर ने. क्यों? क्योंकि जो उसका रेबेलियस सन था खुसरो, उसको शरण दे दी थी अर्जन देव ने. आदि ग्रंथ जो है उसको कंपाइल किया था. जो गोल्डन टेम्पल है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था, है ना. बाद में उसकी गोल्ड, जिसको हरमिंदर साहिब के नाम से जानते हैं, बाद में गोल्ड प्लेटिंग जो है करवाई गई थी भाई जो महाराजा रंजीत सिंह जी थे उनके द्वारा, ठीक है. और अकाल तख्त किसने इस्टेब्लिश किया था? जो अगले गुरु आए थे सिख, अगले 6वें जो सिख गुरु थे, गुरु हरगोविंद साहिब, उन्होंने, ठीक है. अगला क्वेश्चन करो. एज पर द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO of the United Nations, India is the world's largest producer of pulses and ranks second in the rice production. The Green Revolution in India led to significant increases in wheat production, primarily in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. Black soil, also known as Regar soil, is the most suitable for the cultivation of cotton. Which of the following statements above is or are correct? इनमें से कौन सा सही है? As per FAO of the UN, India is world's largest producer of pulses and ranks
सेकेंड इन द राइस प्रोडक्शन। सही है, मान लेते हैं कि आपको नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ना आपको कि भाई जो ब्लैक सॉइल उसको रेगर के नाम से जानते हैं, एंड वो जो है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सूटेबल होती है। कॉटन को हमें पता है कि ये किस तरह की क्रॉप है, राबी खरीफ जैद, जल्दी बताइए। इसको 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली एग्जाम से पूछा जाता है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज़। कॉटन की अगर बात करेंगे तो ये आपका खरीफ में आता है। खरीफ में आपका सोयाबीन आता है, खरीफ में आपका पैडी यानी राइस आता है, ठीक है। ये सब आपके खरीफ में ही आता है। ग्राउंडनट खरीफ में आता है। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया लेड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीजेज इन व्हीट प्रोडक्शन प्राइमरली इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, यहाँ पे जो व्हीट प्रोडक्शन है, जो गेहूं का उत्पादन है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सेकंड 1, 2 एंड 3। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड 1, 2 एंड 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 9th, एंड दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट्स लिखे, आपको बताना कौन सा सही है। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन लेट 1925 बाई मोतीलाल नेहरू एंड CR दास टू एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यस, अब आपको पता होना, ये हिंदी में रहा आपका क्वेश्चन। ओके, तो हमें पता है कि 1920 में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दैट इज़ NCM, जो कि ख़त्म हो गया था 4 फरवरी 1922 को, आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद हमें पता है कि पूरी तरह से वो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो ख़त्म हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ था, गांधी जी जेल चले गए थे, और जब गांधी जी जेल गए थे तो एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था, ठीक है। एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था। वैक्यूम किस तरह का, तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, स्टार्ट हुआ था, तो बॉयकॉट मूवमेंट भी चल रहा था साथ साथ। मतलब बॉयकॉट उसी का पार्ट था, ठीक है, नॉन कॉपरेशन कि हम बॉयकॉट करेंगे, हर चीज़ जो ब्रिटिशर्स की है उसको हम बॉयकॉट करेंगे। ओके, तो ये सब चल रहा था। अब ये बात आई कि अब हम बॉयकॉट को कंटिन्यू रखें या ना रखें। जो बोल रहे थे कंटिन्यू रखें, यानी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही रखो, तो उनको बोला गया नो चेंजर्स। जिन्होंने बोला नहीं, अब बॉयकॉट हटाओ और अब चुनाव वगैरह भी लड़ो, और जो हम काउंसिल्स का बॉयकॉट कर रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नहीं जाएंगे ना, अब हम जाएंगे, यानी कि वो बोल रहे थे चेंज करो, दैट इज़ प्रो चेंजर्स। ये प्रो चेंजर्स ने क्या किया, अपनी खुद की पार्टी बना ली, जिसको हम स्वराज पार्टी या फिर खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जानते हैं, या फिर ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी। ये कब हुआ, ये जो गया सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पर ये डिवीजन हुआ। बट रिमेंबर दिस डिवीजन वाज नॉट लाइक 1907 का जो सूरत स्प्लिट हुआ था उसकी तरह डिवीजन नहीं हुआ था ये, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन नो चेंजर प्रो चेंजर में हुआ था। तो प्रो चेंजर जो स्वराज पार्टी जिन्होंने बनाई, तो दोज मेंबर्स ऑफ स्वराज पार्टी वर्कड विद इन दी कांग्रेस, या फिर स्वराज पार्टी वर्कड विद इन दी कांग्रेस। और वो कौन थे जिन्होंने फाउंड करी, कब फाउंड करी, तो 1922 में चौरी चौरा हुआ, 1923 में 1923 में ये पार्टी बनती है। दैट मीन्स कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों, क्योंकि मोतीलाल नेहरू और CR दास ने तो बनाई, बिकॉज बट 1925 में नहीं बनी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, अच्छा, 1925 में कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं ऐसा, तो पहला वाला तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल ही गलत, ठीक है। गलत गलत गलत, 2, 3, 4 अपने आप सही हो गया। द रॉलेट एक्ट वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच लेड टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920। द साइमन कमीशन इन 1927 विच वॉज अ हाउ मच मेंबर्ड कमीशन, कितने मेंबर्स थे इसमें, हाउ मेनी मेंबर्स, was boycotted by the INC and most other Indian political parties. The Azad Hind Fauj or Indian National Army was recognized by Subhash Chandra Bose in 1943 in Southeast Asia। बिल्कुल सही है। और इसमें आपको पता होना चाहिए बोस जी ने यहाँ पर एक विमेन रेजिमेंट को भी यहाँ पर बनाया था, जो कि रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पे था, और उसको लीड किसने किया था, लक्ष्मीबाई सहगल जी ने लीड किया था। 1925 में आपको पता नहीं चाहिए CPI फॉर्मुलेट हुई थी। वैसे तो 1920 में बनी थी ताशकंद उज़्बेकिस्तान में, बट फॉर्मलाइज 1925 में हुई थी आके। कमेंट में आप बताओ कि काकोरी इवेंट, काकोरी जो ट्रेन इंसिडेंट है वो कब हुआ था, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट। तो हमें पता है 1924 में HRA बनती है और 1925 में ही काकोरी ट्रेन इंसिडेंट होता है। 1928 में जाके कौन सी पार्टी बनती है, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 10th बताओ। Alauddin Khilji instituted the DAG system of branding horses to prevent fraud in the cavalry। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं कि डॉग और जो चेहरा सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया था, बिल्कुल 1928। यस, सही है सभी का। थैंक्स फॉर कंटिन्यूइंग दिस सीरीज। ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दाग सिस्टम और चेहरा, दाग जहाँ पे ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, सो दैट कि वो फ्रॉड ना हो सके। फ्रॉड इस तरह से होता था कि लोग जैसे काउंटिंग करवाते थे, फिर से घुमा के उसी घोड़े को फिर से ला के खड़ा कर देते, फिर से घोड़े को ला खड़ा कर देते थे। अब घोड़े की पहचान तो होती नहीं कि भाई ये तो घोड़ा वही है, कैसे करोगे पहचान, ठीक है। अगर बहुत ही इतने सिमिलर तरह के घोड़े हैं तो मल्टीपल काउंटिंग करवा देते थे, ठीक है। तो इस वजह से दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। और चेहरा, हुलिया,
सिस्टम सोल्जर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, तो बिल्कुल सही है। MBT इज़ नोन फॉर इस ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, जिसको हम देवगिरी के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल है, इसीलिए इसको हम वाइजेस्ट फूल के नाम से भी जानते हैं। इसके कुछ ऐसे मेजर्स रहे, तो ये एक मेजर रहा, प्लस इसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जो कि अगेन फेल हो गई क्योंकि लोग अपने घर में ही करेंसी छापने लगे। साथ ही साथ इसके कुछ ऐसे एक्सपीडिशंस हैं ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, जैसे खुरासान एक्सपीडिशंस, इसने स्टार्ट तो किया बट इसको कैरी ऑन नहीं कर पाया, तो वो एक चीज़ हो गई। प्लस इसने क्या किया, इसने जो है दिल्ली दौलताबाद तो मैंने बता ही दिया, प्लस जो बहुत ही जैसे कुक हो गए, गार्डनर हो गए, इन सब को वाइन डिस्लर हो गया, इनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया था। ऐसा में ज़ियाउद्दीन बरानी का जो टेक्स्ट है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, उससे पता चलता है कि भाई इसने जैसे 2 गार्डनर से लाधा और पीरा, उनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया। इसका रेन कब से कब तक था ये आपको कमेंट में बताना है। इक्ता सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड बाई बलबन टू स्ट्रेंथन द सेंट्रल कंट्रोल। दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज इक्ता सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई हुम, introduced by Iltutmish and abolished by not Balban but Alauddin Khilji। बलबन ने क्या किया था, बलबन ने एबॉलिश्ड चहलगानी सिस्टम, जिसको कि चालीसा सिस्टम बोलते हैं, जो ग्रुप ऑफ 40 टर्किश स्लेव था जो कि रूलर को क्या करना था, रूलर को एडवाइस करता था, काइंड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टाइप, ठीक है। रेन की अगर बात करेंगे तो 1325 में थ्रोन पे बैठा था एंड 1351 तक रहा था। दैट मीन्स 1 2 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बलबन की रिगार्डिंग आप क्या रिकॉल कर सकते हो कि इसका रूल 1266 से लेके 1266 से लेके 1287 तक था। इसने क्या किया था, तुगरील बेग जो कि बंगाल का गवर्नर था उसकी कैंची बनवाई थी ठीक है। इसने चहलगानी को ख़त्म किया था, इसने नवरोज़ फेस्टिवल स्टार्ट किया था, इसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी स्टार्ट करी थी, इसने सिजदा और पैबो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, इसने खुद को ज़िल्ले इलाही दैट इज़ शैडो ऑफ अल्लाह बताया था। इसने साथ ही साथ दीवाने को ही दैट इज़ जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसको स्टार्ट किया, सॉरी दीवाने अर्ज़ जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है उसको स्टार्ट किया था। दीवाने को ही जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो MBT दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको स्टार्ट किया था। ओके अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। स्टैट्यूटरी बॉडीज इन इंडिया आर क्रिएटेड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कल भी देखा था, सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वो होती हैं जिनका कोई ना कोई आर्टिकल होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और स्टैट्यूटरी वो होती है जो दे आर क्रिएटेड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ जो हैं संविधान में नहीं लिखी हुई हैं। ट्रू, स्टैट्यूटरी भी नहीं लिखी हुई, एग्जीक्यूटिव भी नहीं लिखी हुई। स्टैट्यूटरी लॉ के थ्रू क्रिएट होती है, एग्जीक्यूटिव लॉ के थ्रू भी क्रिएट नहीं होती, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, बस इनका एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन आता है जिसके थ्रू उनको क्रिएट किया जाता है। आंसर इज बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हेयर इज द क्वेश्चन इन हिंदी, बताइए। हिंदी में देख लिया पॉज करके, इंग्लिश में रहा। करते हैं आर्टिकल नंबर 3, पार्लियामेंट में बाई लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाई सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाई यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाई यूनाइटिंग, मतलब वही है कि हमें पता है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत कौन करता है, पार्लियामेंट चेंजेस करता है। और आर्टिकल नंबर 4 ये बोलता है कि ये चेंजेस आर्टिकल नंबर 368 के तहत अमेंडमेंट डील नहीं किए जाएंगे, बिकॉज ये सिंपल मेजोरिटी से चीज़ें होती हैं, साधारण बहुमत से होती हैं। अब 2 में क्या होता है, 2 में होता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। यहां पे होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। अंतर क्या है, यहां पे जो भी काम होता है वह एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ होता है। एग्जिस्टिंग स्टेट एग्जाम्पल यूपी को तोड़ के उत्तराखंड बना दिया गया। अब यूपी का कल का नाम चेंज कर दिया जाए, यूपी का एरिया कम कर दिया जाए, यूपी का एरिया डिक्रीज कर दिया जाए, ये है एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ जो कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 2 में क्या होता है, जो हम कोई फॉरेन टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बना लें या फिर किसी यूटी को स्टेट का दर्जा दे दें, वो सारा काम आर्टिकल नंबर 2 से होगा। ओके, 3 की बात हो रही है तो ऑल्टर करना, एरिया इंक्रीज करना, डिमिनिश करना, उसका नाम चेंज करना, जो एग्जिस्टिंग 8 स्टेट के साथ जो भी कर रहे हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 3 एंड रिमेंबर दिस इज़ नॉट डेल्ट एज एन अमेंडमेंट। बट ये चीज़ ध्यान रखना है कि इस तरह का जो भी कोई आर्टिकल आता है, इस तरह का जो भी कोई बिल आता है पार्लियामेंट में, तो उसको प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से लाना होता है। ये एक और कौन सी तरह का बिल होता है जिसको प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से लाना होता है, बताइए। उसके अलावा ये एक बिल होता है जहाँ पर आर्टिकल नंबर 3 वाला अगर कोई बिल होगा
तो उसको हमें लाना पड़ता है प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट उसको टेबल करेगा उस पर्टिकुलर स्टेट के लेजिस्लेचर में जिस स्टेट से वो संबंधित होगा, और वो स्टेट अपने रिकमेंडेशन देगा। अमेंडमेंट नंबर 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 5 ने बोला था कि प्रेसिडेंट टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कर सकता है स्टेट को कि इस टाइम लिमिट में आपको रिकमेंडेशंस अपनी देनी है। ओके, तो और दूसरी तरह का जो बिल होता है वो मनी बिल होता है। ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं होता, संवैधानिक संशोधन जो अधिनियम होता है उसमें किसी भी तरह की प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। रिमेंबर दिस, कोई प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत वहाँ नहीं होती है। ठीक है, ये मनी बिल में रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। ये हिंदी में आपका क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये इंग्लिश में है एंड ये हिंदी में है। पॉज करिए और आंसर दीजिए। पेट के लिए तो करंट अफेयर्स नहीं आएगा बिकॉज अभी उतना टाइम नहीं है, है ना, ये करंट अफेयर्स बनाया जाए और करंट अफेयर्स दिए जाएँ। वैसे तो अभी IBACA के लिए आएंगे, आप उनको कर लेना, उससे हो जाएगा। IBACA के लिए मैं 2-3 दिन में दे दूंगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ें अभी। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट एट द नीलगिरी हिल्स, बिल्कुल सही है, नीलगिरी में इनका मिलन होता है। नीलगिरी में ही आपको पता होना चाहिए कि साउथ इंडिया और वेस्टर्न घाट की सेकंड हाईएस्ट पीक सिचुएटेड है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। बताइए क्या है उसका नाम, उसकी हाइट बताइए। D से नाम शुरू होता है और उसकी हाइट भी मेंशन करिएगा। थार डेजर्ट इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, दिस इज़ ट्रू। पटकाई और पूर्वांचल रेंजेस आर पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयस, यस ये भी सही है। अब पटकाई पूर्वांचल हिल्स क्या है, तो यहाँ पर आप जो हिल्स देख रहे हैं, डाफला हिल्स, मीरी हिल्स, अबोर हिल्स, मेशमे हिल्स, पटकाई बम, यहाँ पर आपको बरेल रेंज देखने को मिलेगी। ठीक है, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिज़ो हिल्स, ये सब हिल्स जो हैं पार्ट होती हैं किसकी, पूर्वांचल हिल्स का। ठीक है, तो ये पूर्वांचल हिल्स का पार्ट है और ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट नहीं है, ये हिमालय का पार्ट है, ध्यान रखना। अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे तो गारो, खासी, जयंतिया ये सब हैं आपके आते हैं करबी अंगलोंग प्लेट्यू जिसको हम बोलते हैं, मेघालय प्लेट्यू बोलते हैं, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। वो फिर चाहे मिकिर और रेगमा हिल्स ही क्यों ना हो, असम की नॉर्थ कचार हिल्स यहाँ पे दिख रही हैं। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ये सब आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। बट ये पटकाई रेंज, पटकाई बम हो गई, अब डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, पटकाई हो गई, नागा हिल हो गए, मणिपुर हिल हो गई, मिज़ो हिल हो गई, जिनको कि लुशाई हिल के नाम से भी जानते हैं, मिज़ोरम हिल्स को, ये सब पार्ट होती हैं किसका, हिमालयस का। ओके, तो तीसरा भी सही है। द सतपुरा रेंज इज़ फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ स्कार्प्ड प्लेट्यूज ऑन द साउथ जनरली एट एन एलिवेशन वेरिंग बिटवीन दी 300 से लेकर 400 मीटर अबव द मीन सी लेवल। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, आप इस चीज़ को नोटिस करिए। अभी तक आपने इतने, हम लोगों ने पेपर्स लगाए हैं, इतने सारे MCQ लगाए हैं, आप एक चीज़ को नोटिस कर पा रहे हो कि इसमें एक स्टेटमेंट गलत होता है और पूरा आंसर निकल के आ जाता है। यानी कि हम जब स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पे डेटा फैक्ट इस तरह का लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं उसको इसने मोल्ड किया है। यहाँ पर एक्सट्रीम कीवर्ड वाला तो उतना काम नहीं कर रहा है, लेकिन डेटा फैक्ट ये बहुत ज़्यादा मोल्ड कर रहा है, आपने ये पहले भी देखा है। ठीक है ना, तो सही आंसर क्या होगा, 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, है ना। समझ में आ रही थी चीज़ ना। अगर हम कुछ चीज़ें रिकॉल करना चाहें तो जैसे कि अगर हम सतपुरा रेंज की अगर बात करें तो हाईएस्ट पीक क्या है, धूपगढ़ है। क्वीन ऑफ सतपुरा किसको बोलते हैं, पंचमढ़ी को बोलते हैं। एंड सतपुरा और विंध्या अगर हम देखें तो ये पार्ट ऑफ ब्लॉक माउंटेन, एक तरह के ब्लॉक माउंटेन है, बीच में इनके रिफ्ट है जिसको हम ग्रेबन बोलते हैं। ये अपने आप में विंध्या सतपुरा हॉस्ट होंगे। इनके बीच से कौन सी रिवर फ्लो होती है जरा आपको कमेंट में बताना है। विंध्या और सतपुरा, विंध्या ऊपर है, सतपुरा नीचे है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की अगर बात करेंगे, वेस्टर्न घाट हायर है, ईस्टर्न घाट थोड़े से लोअर है। वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूस है, ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टिन्यूस है। वेस्टर्न घाट की अगर बात करेंगे तो ये 6 राज्यों में है, दैट इज़ गुजरात से लेके गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु तक जाते हैं ये। ठीक है, एंड वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक पूरे साउथ इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है अनाईमुडी, जो अनामलाई हिल्स में है। 2695 मीटर उसकी हाइट है। अनामलाई हिल्स को नीलगिरी हिल से कौन कनेक्ट करता है, पाल घाट कनेक्ट करता है, ये पता होना चाहिए। थाल घाट, बोर घाट को आप यहाँ पे रिकॉल करिए। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी है, जिसकी हाइट 1501 मीटर है। कहीं कहीं पे जिंदागाड़ा, अरमाकोंडा भी दिया रहता है, लेकिन NCERT में महेंद्रगिरी है, तो महेंद्रगिरी ऑप्शन में पूछता है। 1501 मीटर है, वो ना हो तो आपको अरमाकोंडा और जिंदागाड़ा करना है, और अगर दोनों हैं तो अरमाकोंडा या जिंदागाड़ा करना है। ठीक, क्लियर। और दोनों का मिलन कहाँ होता है, नीलगिरी हिल्स में होता है, जहाँ पर दौड़ा बेटा जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो लोकेटेड है यहाँ पे। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ईस्टर्न घाट की जो पीक्स हैं अगर आपको याद हो, नल्ला, वेणु, पाल को ना जा सका तो 5 सिर पाल लिए, नल्ला मल्ला, है ना, नल्ला मल्ला हिल हो गई, वेणुकोंडा हो गई, पाल कोंडा हिल हो गई, जावड़ी हो गई, शेवरॉय हिल्स हो गई। ठीक है,
पंचमलाई हिल हो गई, सिरुमलाई हिल हो गई, ये सब है। वेस्टर्न घाट में क्या है, अनामलाई है, नीलगिरी है, कार्डमम हिल सबसे साउथ में पड़ती है, वो सब वेस्टर्न घाट के पार्ट होते हैं। ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जैन पॉपुलेशन एज पर 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जैन संख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो चाहे तुम जैन ले लो या तुम बुद्धिज़्म ले लो, दोनों ही महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पर हम रिलीजन वाइज देखें 2011 का सेंसस को, तो हिंदूज़ की पॉपुलेशन है 79.8%, मुस्लिम से 14.23%, क्रिश्चियन से 2.3%, सिक्स 1.7% एंड सो ऑन। यहाँ पर आपको पॉपुलेशन समझ में आएगी। बुद्धिस्ट और जैन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। अगर हिंदूज़ परसेंटेज वाइज पूछेगा तो ध्यान रखना इट इज़ हिमाचल प्रदेश, परसेंटेज वाइज, एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं। अगला क्वेश्चन करिए, पढ़िए और आंसर दीजिए। The Constitution of India designates Hindi in Devanagari script as the official language of the government of India. Yes, here you can recall the article number 343 of the Constitution, Anuched number 343. English was also an associate official language for a period of 10 years only from the date of commencement of the Constitution. Wrong. कितनी बार बता चुका हूँ, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट और इंग्लिश को कंटिन्यू होना था। इंग्लिश को सिर्फ 15 साल तक रहना था, लेकिन अभी तक वो कंटिन्यू है बिकॉज ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो एक्ट है 1961 का, ठीक है, वो उसने बोला था कि आगे कंटिन्यू हो सकती है और फर्दर अमेंडमेंट से उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। तो दूसरा गलत हो जाएगा अपने आप, पहला तो ऐसे सही हो ही गया। मराठी एंड तमिल आर अमंग दी लैंग्वेजेस दैट आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेज इन द यूनियन। इट इज़ रॉन्ग। हिंदी और इंग्लिश का यूज़ होता है, मराठी तमिल का यूज़ नहीं होता है। ओके, तमिल और मराठी में कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है ये आपको बताना है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो लैंग्वेजेस की बात करता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर आर्टिकल नंबर 344 को भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एक लैंग्वेज कमीशन की बात बनाने की बात करता है। उसका चेयरमैन कौन होता है, कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट बनाएगा। चेयरमैन कौन होगा, होम मिनिस्टर होगा। ठीक है, एक लैंग्वेज कमीशन बनाने की बात करता है। क्लासिकल में अगर बात करेंगे तो तमिल होगा। तू शुरू तो कर, मैं आ गया। ठीक है, तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, ठीक है, कन्नड़, ठीक है, और मलयालम और ओडिया, ये है। उसके अलावा पाली है, प्राकृत है, और ये जो आपकी पाली है, प्राकृत है, और ये आपकी जो पर्शियन है, ये भी आपकी क्लासिकल लैंग्वेज में आती हैं। पार्ट की अगर बात करेंगे तो इट इज़ 17th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो लैंग्वेजेस की बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, और कौन सा शेड्यूल है जो लैंग्वेजेस की बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो निम्नलिखित हरित क्रांति के निम्नलिखित में से कौन से नकारात्मक प्रभाव थे, ये आपको बताना है। हाँ, आदरणीय जी फ्रब सीरीज, बहुत फ्रब सीरीज कौन सी है। अच्छा, FRB सीरीज़ की बात कर रहे हो क्या। ओके 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 ओके। देखो, लास्ट मैंने रखा था इसीलिए नहीं कराया था, है ना, कि भाई अगर चेंजेस होंगे तो दो चीज़ों में, करंट अफेयर और स्टैटिक, और वो मैंने सही बताया था। अभी आपको समझ में आ रहा है, स्टैटिक एकदम वेटेज हट चुका है। ठीक है, येस, मराठी इज़ ऑल्सो क्लासिकल लैंग्वेज, ध्यान रखना, रिसेंट में इंक्लूड हुआ है, बिल्कुल। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई हम लोग स्टैटिक को लास्ट में करेंगे, और इसलिए फिर मैंने उसको क्या करवा दिया था, स्किप करवा दिया था। अभी अब भाई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है वो। ठीक है, चलो। हाँ भाई, मराठी के साथ साथ और भी लैंग्वेजेस इंक्लूड हुई हैं, जैसे पाली, प्राकृत, वो तो हुई है। साथ ही साथ मराठी के साथ असम की जो लैंग्वेज है, असमीज़ और बंगाली, ठीक है, ये भी अब क्लासिकल लैंग्वेजेस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के निम्नलिखित में से कौन से नकारात्मक प्रभाव थे। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव रोज़ बताता हूँ भाई, जल्दी बताओ। UPSC EPFO, ओके, तो इग्नोर कर दें, बिल्कुल कौन करने को बोल रहा है। इतना तो मैंने कंटेंट डाल ही रखा है कि आप उसको कर सकते हो। क्यों मुझसे दोबारा मेहनत करवा रहे हो यार, हैं, जब कुछ नया पूछ ही नहीं रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, टीचर कुछ ना कुछ नया नाम डाल देता था कि भाई ये किसके एक्सपोनेंट है। अब वो बेसिक से वही क्वेश्चन पूछ रहा है, बेसिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि वो बहुत ही घुसा के नहीं पूछेगा उसमें, वो पूछेगा सिंपल, हॉर्नबिल बता दो कहाँ का है। समझ रहे हो, जो बेसिक सा एकदम बहुत ही फेमस है वही।
इंक्रीज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग रीजन्स, बिल्कुल डिस्पैरिटी रीजन्स में स्टार्ट हुई। क्यों? पंजाब हरियाणा, यहाँ के किसान देख लो, आंध्रा, यहाँ पे स्टार्ट हुआ ना सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन, तो यहाँ के किसानों को ज़्यादा फायदा मिला, तो डिस्पैरिटी स्टार्ट हुई। जबकि यहाँ पर उतना ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन नहीं थी। मैं बार बार उस सेम चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। डिस्पैरिटी बता चुका हूँ किस तरह से। माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हुई। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं प्लांट के लिए, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? हाँ समझ गए सर, हाँ समझ गए ना। ठीक है। डेप्लीशन हुआ ग्राउंड वाटर का, ये भी मैं बता चुका हूँ किस तरह से डेप्लीशन हुआ। क्योंकि एक बटन दबाने से पानी निकल रहा है तो बका बक पानी का यूज़ हो रहा है, डेप्लीशन हो रहा है। प्रेसिपिटेशन का रेट उतना है नहीं। ओके। फिजिकल एंड केमिकल डिग्रेडेशन, ये भी बता चुका हूँ कि साल के एल्कलिनिटी बढ़ रही है क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन से। तो होता क्या है, जो सॉल्ट वगैरह हैं वो वहीं पे रह जाते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट की अगर बात करेंगे सॉइल के लिए क्या होते हैं पता जल्दी से, तो क्या होते हैं? NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये 9 होते हैं आपके। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 A, B, C, A and D। 17th है द हादिथ लिटरेचर इज अ रिकॉर्ड ऑफ द sayings and deeds of the Prophet Muhammad. Sufism is a mystical Islamic belief system that seeks direct personal experience with God. The 5 pillars of Islam constitute the basic acts considered mandatory for Muslims. The Chishti order is one of the 4 major Sufi orders या फिर तरीक़ास of Islam that originated in Chishti, a small town near Rawalpindi, Pakistan. अब यहाँ पे जो कैच है वही फिर से मैं चीज़ रिपीट करना चाहूँगा जब मैंने आपको सिखाई कि एक स्टेटमेंट होगा वही गलत होगा। जनरली ऐसे जब 4 स्टेटमेंट दिए होंगे, मैं ये नहीं बोलूँ हमेशा, लेकिन ध्यान रखना है। इसने क्या किया है? अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान कर दिया है। रावलपिंडी पाकिस्तान में नहीं, चिश्ती जो है ये अफ़गानिस्तान में है। तो एक स्टेटमेंट गलत हुआ और यहाँ पे खट खट खट। इस वजह से आराम से स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। अगर गलत एक मिल गया तो फिर तो क्या ही कहना है आपके, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। हाँ ये हिंदी में रहा, हिंदी में आपको दिखाना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। 18th करो इसको जल्दी से, एक चेस पे शॉर्ट्स हो जाए SSC का फेवरेट हो जाए, क्या मतलब? सर नहीं आता है इतना डिटेल में, क्या नहीं आता? सर रसगुल्ले खाओगे बेटा ना, वो नहीं लगे तुमको खिलाएंगे रसगुल्ले। क्लास की शुरुआत से देख रहे हैं तुम्हारी हरकत हम। 1-2 कमेंट और तुमको करो, अभी खिलाते हैं तुमको रसगुल्ले हम कायदे से, ठीक है। तो लास्ट से स्टार्ट किया करो ऐसे में, तो ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया जनरली लास्ट वाला स्टेटमेंट गलत होता है। भगत सिंह वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया एंड अ मेंबर ऑफ द HSRA। येस ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट। 23 साल की उम्र में उन्होंने शहादत दे दी, ठीक है। और HSRA के मेंबर थे। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो भी हमने देखा था। HRA 1924 से बना, 1925 में काकोरी हुआ, कुछ लोगों को डेथ हो गई, कुछ लोग एस्केप किए, और 4 साल बाद फिर से एक उसी का सोशलिस्ट ग्रुप बना HSRA। 1928 में फिरोज शाह कोटला में बना था ये, और मेन जो इसमें फाउंडर थे वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। भगत सिंह भी थे, सुखदेव भी थे, राजगुरु भी थे, लेकिन मेन फाउंडर चंद्रशेखर आज़ाद थे। चौथा तो यहाँ पे सही निकला। बोस वेंट ऑन टू लीड द INA आफ्टर रिज़ाइनिंग फ्रॉम द कांग्रेस, आफ्टर रिज़ाइनिंग फ्रॉम द, ठीक है हाँ बिल्कुल सही बात है। 1939 में हमें पता है कि हरिपुरा सेशन, त्रिपुरी सेशन याद है आपको? हरिपुरा 1938, त्रिपुरी 1939। हरिपुरा गुजरात में, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। तो दोनों में ही इनको इलेक्ट किया गया था कांग्रेस का प्रेसिडेंट। लेकिन त्रिपुरी वाले में क्या हुआ था, गांधी जी और इनके बीच में थोड़ी सी दूरियां काफ़ी बढ़ गई थी। गांधी जी ने अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अपना खुद तो नहीं खड़े हुए थे, पट्टा भी सीतारामैया को खड़ा किया था। हार गया पट्टा भी सीतारामैया। गांधी जी ने बोला कि दिस डिफीट इज़ पट्टा भी सीतारामैया's डिफीट इज़ माई पर्सनल डिफीट। अब कांग्रेस के जो और बाकी मेंबर्स थे, गांधी जी तो थे और बोस जी के बीच में डिफरेंसेस बढ़ गए। बोस जी ने रिज़ाइन मारा 1939 में, खुद की एक पार्टी बनाई, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, विद इन दी कांग्रेस बनाई थी। एंड फिर उसके बाद INA को ज्वाइन किया उन्होंने। फॉर्म नहीं किया था INA को, उसको तो बनाया मोहन सिंह ने या फिर रास बिहारी बोस ने था, बट फाइनली उन्होंने बाद में ज्वाइन कर लिया था उसको, ठीक है, रिज़ाइन करने के बाद कांग्रेस से। Dada Bhai Naroji is known as the Grand Old Man of India. True, and he was the first to calculate the national income of India. This is also true. Grand Old Man of India के नाम से जानते हैं। इन्होंने जो किताब लिखी है that is रस्त गुफ्तार, ठीक है, रस्त गुफ्तार लिखी है। और इन्होंने अगर बात करेंगे तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड
ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उन्होंने पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पोवर्टी ये तो उनका जो न्यूज़पेपर है वो है, एंड पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये आपका ये क्या है, ये बुक है जहाँ पे ड्रेन थ्योरी की बात कही गई है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ड्रेन करते हैं इस मनी को पूरा, ठीक है, इंडिया से ब्रिटेन में ड्रेन करते हैं। बाल गंगाधर तिलक वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट बाय ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़। मेनली तो ये वैलेंटाइन चिरोल था जिसने कि क्या किया था, वैलेंटाइन चिरोल ने, इसने एक बुक पब्लिश करी थी इंडिया अनरेस्ट, और उसमें इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बताया था, जिसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ा था, मतलब फॉरेन में जाना पड़ा था, और इनको फिर जेल वगैरह भी हुई थी। तो 1 2 3 4 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये हिंदी में रहा, हिंदी में दिखाना भूल जाता हूँ मैं। पोर्ट है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पोर्ट को मैच करना है स्टेट के साथ। तो कांडला, हल्दिया, कोचीन, पारादीप। कांडला कहाँ पर है, गुजरात में है, टाइडल पोर्ट है, और इफ़ यू कैन रिकॉल कांडला को हम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। हल्दिया पोर्ट कहाँ पर है, ये वेस्ट बंगाल में है, एंड कोचिन केरला में है, ठीक है, इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं, एंड पारादीप है उड़ीसा, जो कि कार्गो हैंडलिंग के नंबर पे भी नंबर 1 पे आता है। 4 2 3 1 विद द करेक्ट आंसर 4 2 3 1। भारत में टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं और तकरीबन लगभग 200 माइनर पोर्ट हैं। अगर हम जैसे देखें कि यहाँ पर एक मुंद्रा पोर्ट भी पड़ता है, मुंद्रा, ठीक है, गुजरात में अडानी पोर्ट ट्रस्ट के तहत आता है। उसी तरह केरल में एक नया पोर्ट अभी अडानी ने डेवलप किया है, विंजीजैम पोर्ट। महाराष्ट्र में एक नया पोर्ट आया है और जिसका नाम क्या है, वाधवान पोर्ट, वाधवान पोर्ट। बाकी तो आपको पता है JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको नावा शेवा के नाम से जानते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट एंड इट इज़ अ सैटेलाइट पोर्ट भी है। ये सैटेलाइट क्यों है, क्योंकि मुंबई पोर्ट भर गया था, उसकी कैपेसिटी फुलफिल हो गई थी, इसलिए इसको बनाया गया था। तो इस ऐसे पोर्ट को हम सैटेलाइट पोर्ट बोलते हैं। तमिलनाडु में ही सिर्फ 3 पोर्ट देखने को मिल रहे हैं। एन्नोर कामराजार इज़ दी ओनली corporatized or the first corporatized major port. Visakhapatnam is the deepest landlocked port. And the last question of the day is this: transportation and storage falls under which sector of the economic activity? परिवहन और भंडारण जो और आर्थिक जो गतिविधि हैं वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी, सर्विस या फिर टर्शरी? तो ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज की अगर बात करेंगे तो सेकेंडरी में तो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं जिसको हम ब्लू कॉलर जॉब्स बोलते हैं। प्राइमरी में तो जो हमारी डायरेक्टली नेचर से जुड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर हो गई, ठीक है, फार्मिंग हो गई, माइनिंग हो गई, ठीक है, जो भी नेचर से डायरेक्टली जुड़ी हुई चीज़ है। आज बहुत बफरिंग हो रहा है बेटा, सुधर जाओ नवोनिल, ठीक है, आखिरी वार्निंग दे रहे हैं तुमको, ठीक है। तो इसको हम रेड कॉलर जॉब्स के नाम से जानते हैं प्राइमरी सेक्टर को। तो जो एग्रीकल्चर है फिर नेचर से जो डायरेक्टली जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सारी इसमें आएंगी। सर्विस सेक्टर इसका सही आंसर होगा। वैसे टर्शरी सेक्टर का एक पार्ट होता है सर्विस सेक्टर, ध्यान रखना, बट इसका जो आंसर माना था IB ने वो सर्विस सेक्टर माना था, तो वी वुड गो विद द सर्विस सेक्टर। वैसे तो टर्शरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर बोल देते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर बोल देते हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर इसका एक मेन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, ठीक है, ओके। एंड येस, ये बिल्कुल बात सही है कि LFPR दैट इज़ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में और GDP में कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्राइमरी सेक्टर में 54.6% है, 2011 का डेटा कोट कर रहा हूँ, ठीक है, और GDP में कंट्रीब्यूशन कितना है, सिर्फ 14.4% है। सेकेंडरी सेक्टर जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से जानते हैं 24.3% यहाँ पर है, GDP में कंट्रीब्यूशन लगभग 31.4% है। और टर्शरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो 21.1% है, सिर्फ सबसे कम है, सबसे कम लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देता है GDP में। इस लेक्चर का PDF आपको मिल जाएगा परमार SSC के टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड बस किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता हूँ। सर आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। इस क्वेश्चन का कल आंसर दूंगा मैं, ठीक है, कल वाली क्लास में। सर अपनी बांग्ला भूजते पारो मतलब हर्ष कल बताएंगे फेवरेट स्टूडेंट, ठीक है, करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। होम किंगडम पे क्यों एक लेक्चर ले लें, रोड नॉट टेकन, क्या हो गया ऐसा? अच्छा चेस बहुत पूछ रहा है, ओके। नया बैच मिड ऑफ सितंबर में आएगा, मिड ऑफ सितंबर में।
जो फेवरेट है वो क्लास नहीं लेती। अच्छा अच्छा, बहुत तेज हो रहा है बेटा तुम अभी, क्यों दिनों दिन? ठीक। चलो भाई, थैंक यू एवरीवन। सौविक, विकी, आदिल, कातिल, मोहित, धीरज से सुप्रीम कोर्ट एंड पीएमओ को लेटर लिख दिया है, ग्रेट। ओके, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। नहीं, ये तो करना ही है, प्लस इसको सप्लीमेंट करना है। एफ सीरीज़ से सप्लीमेंट कर लो। एफ सीरीज़ आपकी स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है, स्पॉटिफाई पे भी आप सुन सकते हो एफ सीरीज़ को, तो उससे सप्लीमेंट करना है, सिर्फ इसी से नहीं हो जाएगा। ठीक है, बैच है आपके पास, वेल गुड। अब बैच का टाइम तो नहीं है, और आप सोचोगे अभी बैच कर लोगे तो, क्योंकि टाइम आने वाला है। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। डू यू नो मी सर? नथिंग टू लर्न। येस आई नो यू सर। आपकी लिटिल बॉय बहुत अच्छी है, थैंक यू निवेदिता जी। ओके, थैंक यू।